अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, ये जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है वो होता कैसे है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम हासिल करेंगे। सो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग ये हमारे पास आज टॉपिक होने वाला है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग मतलब सांस कैसे ली जाती है। अब हम सांस लेते हैं लेकिन हमें नहीं पता कि जब हम सांस लेते हैं या सांस बाहर निकालते हैं तो इसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या जो चेंजेस हैं वो रूनुमा होती हैं, वो अकर होती हैं, और उनके बारे में आज हमने जो है ना वो थोड़ा सा सीखना है और देखना है, क्योंकि हमारे बुक का ये टॉपिक है। तो ब्रीथिंग मतलब क्या है? ब्रीथिंग मतलब इनटेक ऑफ एयर एंड एक्सहेल ऑफ एयर, मतलब हवा का अंदर आना और बाहर जाना, या सांस अंदर लेना और सांस बाहर निकालना। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीथिंग। इसका एक और नाम भी है ब्रीथिंग का, जिसको हम बोलते हैं वेंटिलेशन। क्या बोलते हैं? वेंटिलेशन। सो वेंटिलेशन या ब्रीथिंग दोनों का मतलब सेम होगा कि सांस अंदर कैसे ली जाती है और जो अंदर की गैसेस है, जो अंदर वाली सांस है, वो बाहर कैसे निकाली जाती है। इस मैकेनिज्म को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीथिंग। अब ये जो ब्रीथिंग है इसके बेसिकली हमारे पास है दो स्टेजेस होंगी। ठीक है, हर बंदे को पता है, आम बंदे को भी पता है, हम थोड़ा उसको साइंटिफिक हवाले से देखेंगे। एक प्रोसेस, एक स्टेज जिसके अंदर हम सांस अंदर लेते हैं, ये ब्रीथिंग का एक स्टेप है जिसमें सांस अंदर लिया जाता है। तो जब सांस हम अंदर लेते हैं, हवा जो है वो हमारे नाक से गुजरकर नीचे तक जाती है। इस प्रोसेस को, इस स्टेज को हम बोलते हैं इनहेलेशन। क्या बोलते हैं? इनहेल करना। तो वहां से इनहेलेशन, इनहेलेशन या फिर एक और नाम है इसका, दोनों का मतलब सेम होगा, इंस्पायरेशन। ठीक है, इंस्पायरेशन या इनहेलेशन दोनों का मतलब सेम है, और इन दोनों का मतलब क्या है? सांस अंदर लेना, टेकिंग इन, टेकिंग इन द एयर। ठीक है, हवा को अंदर ले जाना सांस के जरिए, ये हमारे पास क्या है? इनहेलेशन। इसमें सांस हमने अंदर की तरफ ली, सांस हमने ली, अब सांस बाहर निकालेंगे। जो उस स्टेज को क्या बोलेंगे जिसमें सांस जो है वो फेफड़ों से निकलकर बाहर जाएगी, जो हमारे पास हवा है वो फेफड़ों से निकलकर बाहर जाएगी। अब कौन सी हवा, कौन सी गैसेस अंदर जा रही है, कौन सी गैसेस बाहर जा रही है, उसे कोई सरोकार नहीं है। यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में हमने ये देखना है कि हमारी बॉडी में किस तरह की तब्दीली रूनुमा होती है मैक्रो लेवल पे, जिसकी वजह से ये प्रोसेस होते हैं। तो एक स्टेप इनहेलेशन, दूसरा स्टेप क्या है हमारे पास है, उसको हम बोलेंगे एक्सहेल करना, एक्सहेलेशन। ठीक है, वहां से क्या है? एक्सहेलेशन, या उसका दूसरा मतलब क्या होगा? एक्सपायरेशन। क्या है? एक्सपायरेशन। अब ये इसको इंस्पायर और एक्सपायर वाला जो इंग्लिश वाला मीनिंग है, वहां से इसको वो ना करो, कंफ्यूज ना करो। इंस्पायरेशन का मतलब होगा वायु में सांस अंदर ले जाना, एक्सपायरेशन का मतलब क्या होगा? सांस बाहर निकालना। या फिर इनहेलेशन सांस अंदर लेना, एक्सहेलेशन सांस बाहर निकालना। ठीक हो गया। फिर याद रखना एक बात इसके लिए कि जो इनहेलेशन है वो आपका एक्टिव प्रोसेस है। वो क्या है? आपका एक्टिव प्रोसेस है, मतलब इसमें आपकी एनर्जी यूज होगी। जबकि एक्सहेलेशन जो है ये आपका पैसिव प्रोसेस है। क्या है हमारे पास? है पैसिव स्टेप है, पैसिव प्रोसेस है, जो भी इसको कहो। लेकिन एक एक्टिव है, एक्टिव वाला कौन सा है? इनहेलेशन। और एक्सहेलेशन क्या है? वो आपका पैसिव स्टेप है, इसमें आपकी एनर्जी को यूज नहीं होगी। सो इनहेलेशन या इंस्पायरेशन, एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन। ठीक है, तो ये दो स्टेप्स हैं जो कि पूरे ब्रीथिंग के मैकेनिज्म को ऑक्युपाई करेंगे, उसको कवर करेंगे। तो हमने इस लेक्चर में बेसिकली देखना है कि इंस्पायरेशन क्या होती है या इनहेलेशन क्या होती है, और इसमें बॉडी के कौन कौन से पार्ट कैसे इसको हेल्प आउट करते हैं, और एक्सहेलेशन या फिर एक्सपायरेशन जो है वो क्या होती है, और वो कैसे बॉडी में कौन कौन सी चेंजेस जो है वो रूनुमा होती है। तो ये जब हम कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो ब्रीथिंग है वो कैसे होती है। सबसे पहले अगर हमने एक्सहेलेशन और इनहेलेशन को समझना है तो उससे पहले हमने बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं जो कि इस ब्रीथिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, उनको सबसे पहले देखना है। उनको क्या करना है? सबसे पहले देखना है। उसमें सबसे पहले है जिस चीज को हमने समझना है वो है इंटरकोस्टल मसल्स। क्या है? इंटरकोस्टल मसल्स।
पहले हमने बॉडी की ये जो मसल्स है इनको समझना है, उसके बाद हमने समझना है किस चीज को, डायाफ्राम को। किस चीज को समझना है, डायाफ्राम, क्योंकि ये जो दो चीजें हैं वो आपके हेल्प आउट करती हैं ब्रीथिंग के मैकेनिज्म में। कौन कौन से, इंटरकॉस्टल मसल्स और डायाफ्राम। और एक बात याद रखना कि जब हम सांस लेते हैं या सांस बाहर निकालते हैं तो इसमें फेफड़ों का कोई अमल दखल नहीं होता है। हम लंग्स के थ्रू जो ना इनहेल नहीं करते या हम लंग्स के थ्रू एक्सहेल नहीं करते, ठीक है। वो लंग्स जो है वो सिर्फ जो बाकी हमने एल्वुलाई और वो सारा स्ट्रक्चर और उस एयर को ऑक्युपाई करने के लिए, उसको रखने के लिए बस एक खाना सा है, ठीक है। वो खुद जो है वो एक एक्सहेलेशन या फिर इनहेलेशन नहीं करते, बल्कि उसके लिए ये जो एक्सहेलेशन है या जो इनहेलेशन है उसके लिए हमारे पास बॉडी के एक इंटरकॉस्टल मसल्स और एक डायाफ्राम, ये दो ऐसी चीजें हैं जो कि हेल्प आउट करती हैं किसमें, सांस लेने के अमल में और सांस बाहर निकालने के अमल में हेल्प आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने समझना है थोड़ा सा इंटरकॉस्टल मसल्स को। अब जब हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स की बात की थी तो हमने कहा था कि जो लंग्स होते हैं वो प्लूरल कैविटी के अंदर होते हैं। बड़े मतलब डिटेल से हमने देखा कि प्लूरल कैविटी और मीडियास्टर्नम और ये सारा जो मीडियास्टेनम और ये सारी चीजें जो हैं वो क्या है। तो वहां पे हमने एक बात की थी कि प्लूरल कैविटी खुद कहां पे होती है, या जो थोरैसिक कैविटी ओवरऑल वो कहां पे होती है, वो इन पसलियों के अंदर होगी। किसके अंदर होगी, अब एक बॉडी, हमारी बॉडी है तो अब ये हमें हो सकते हैं हमें ये सारा एक ही कैविटी लग रही हो, लेकिन एक कैविटी नहीं है। ये पसलियों वाली कैविटी ये अलग है और ये नीचे जो कैविटी है वो अलग है। ऊपर वाली जो कैविटी है जो सीने का रीजन है इसको थोरैसिक कैविटी बोलते हैं, और ये जो पेट वाला रीजन है जिसके अंदर ये आंतड़ियां और ये बाकी मैदा शेदा और ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं वो क्या है, वो है हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। तो ये दो अलग अलग खाने हैं, एक ऊपर वाला खाना जिसको सीने वाला खाना कहेंगे, एक नीचे वाला खाना जिसको पेट का खाना कहते हैं, या फिर उसको साइंसी लफ्जों में हम क्या कहेंगे, ऊपर हमारी थोरैसिक कैविटी है, नीचे हमारी क्या है हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी है। तो इतना हो गया। अब ये थोरैसिक कैविटी में अगर हम इस चीज को डिटेल में देखेंगे कि रिब केज जो है वो क्या है, ये जो पसलियां हैं इसमें किस किस तरह की हड्डियां होती हैं, इसको सपोर्ट और मूवमेंट वाले चैप्टर में हमने इंशाल्लाह डिटेल से देखना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे लंग्स को समझने के लिए, लंग्स कह रहा हूं इंटरकॉस्टल मसल्स को समझने के लिए, पहले देखो कि हमारे पास रीढ़ की हड्डी के गिर्द ये जो पिंजरा हड्डियों का होता है, छज्जा जो होता है हमारे पे, ये पिंजरा टाइप जो होता है इसको बोलते हैं रिब केज। इसको क्या बोलते हैं, रिब केज, पसलियों का पिंजरा या रिब केज। तो ये जो पिंजरा है, ये जो छज सी है जो दरमियान में स्टर्नम के साथ कुछ हड्डियां जो हैं वो जुड़ी हुई हैं ऐसे, ये हमारे पास एक स्टर्नम है ऐसे, ठीक है। ये बीच वाले ये जो जगह है ये स्टर्नम है और इसके साथ ये जो हमारे पास हड्डियां इस तरह की आके जुड़ी हुई हैं ऐसे, ये हमारी हड्डियां हैं। इसको मैंने काफी मोटी हड्डी बना दी, पतला कर लेते हैं इसको, ठीक है। कैसी कैसी हड्डियां बन रही हैं, ये हो गई, ये होगी, ये होगी, मैं सिर्फ 2-3 बना रहा हूं, ठीक है। ये जो पूरा पिंजरा आपको नजर आएगा, इस पूरे पिंजरे को बोलते हैं रिब केज। इसको क्या बोलते हैं, रिब केज। अब इस रिब केज, ये हड्डियां हैं, इन हड्डियों के दरमियान लाजमी बात है स्केलेटल मसल्स होंगे, मसल्स होते हैं सारे, इंट्रिंसिक मसल्स हैं, वो उस चीज में नहीं पढ़ रहे, लेकिन यहाँ पे इंट्रिंसिक मसल्स हैं। तो वो मसल्स हैं, उसके नीचे जो है आपकी वो प्लूरल कैविटी है, उसकी पैराइटल जो मेम्ब्रेन है वो उसके साथ अटैच हुई है, उसके बाद फिर विजरल मेम्ब्रेन और उसके आगे लंग्स वाला सारा सीन जो है वो शुरू होता है। तो ये कैविटी है, उस कैविटी के जो पैराइटल मेम्ब्रेन है वो इसके साथ चिपकी हुई है ऐसे, ठीक है। इसके साथ अंदर की तरफ से क्या हुई होती है, चिपकी हुई होती है। तो ये जो रिब केज है इसके अंदर ये जो रिब्स हैं, ये जो पसलियां हैं, इन पसलियों के गिर्द, अब ये एक पसली, एक ही पसली, इन दो पसलियों के बीच हमारे पास कुछ मसल्स होते हैं। इन दो पसलियों के बीच हमारे पास क्या होते हैं, कुछ मसल्स होते हैं इस टाइप के, क्या है हमारे पास, मसल्स हैं। गोश्त है, बड़े शौक से तुम लोग खा रहे होते हो, तो इस तरह के हमारे पास इसके अंदर क्या होते हैं, मसल्स होते हैं। यहां पर भी ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये जो दो पसलियां हैं इनके बीच हमारे पास क्या है, गोश्त है। आम लफ्जों में क्या कहेंगे, इनके दरमियान बड़ा ही प्यारा प्यारा सा लजीज सा गोश्त होता है, ठीक है। तो ये जो गोश्त है, ये जो मसल्स हैं, इन मसल्स को बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स।
इनको क्या बोलते हैं? इंटरकॉस्टल मसल्स। ये जो दो पसलियों के बीच जो आपको मसल्स दिख रहे हैं, ये जो गोश्त दिखता है, इसको क्या बोलते हैं? इंटरकॉस्टल मसल्स। ये जो आपकी पसलियों के बीच जो मसल्स होंगे, जो सीने के मसल्स हैं, जो जिम शिम में तुम लोग अपने चेस्ट बनाने के लिए इन्हीं पे काम कर रहे होते हो सारा, तो ये जो मसल्स हैं दो पसलियों के बीच, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। तो अब इंटरकॉस्टल मसल्स को थोड़ा सा हमने और तसल्ली से देखना है। तो ये बिलफर्ज दो हड्डियां हैं, उसके बीच जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं ना, इसकी 3 लेयर्स हैं। कितनी लेयर्स हैं? जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं उसकी 3 पर्दे हैं या 3 लेयर्स हैं, जिसमें से एक सबसे अंदर वाला लेयर होगा जो कि आगे फिर वो प्लूरल कैविटी के साथ जो है जुड़ा होगा। एक उसके बीच वाली लेयर होती है, एक सबसे बाहर वाली लेयर होती है। ठीक हो गया? मतलब ये एक मसल है, इसके ऊपर एक पर्दा, फिर उसके अंदर एक पर्दा, फिर उसके अंदर एक पर्दा। तो ये 3-3 पर्दे जो है एक साथ इस पूरे रिब केज में हर दो हड्डियों के बीच होते हैं। गोश्त के 3-3 पर्दे होते हैं। ठीक है? एक पर्दा बाहर, एक पर्दा सबसे अंदर, एक पर्दा उसके बीच में। 3 पर्दे हो गए या 3 लेयर्स होती हैं मसल्स की। इन दो रिब्स के दरमियान क्या होती है? 3 लेयर्स ऑफ मसल्स। 3 लेयर्स ऑफ मसल्स। ठीक हो गए? उसमें से सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है, ठीक है, वो बुक में नहीं मेंशन हुई, सबसे अंदर वाली लेयर उस मसल्स की, जिसके आगे फिर प्लूरल कैविटी वाली मेम्ब्रेन्स आ जाती हैं, उसको कहते हैं इनर मोस्ट। उसको क्या बोलते हैं? इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरकॉस्टल मसल्स। सही हो गया? सबसे अंदर वाली 3 लेयर्स हैं, याद रखना। ठीक है? बुक में 2 मेंशन है, इसलिए अभी यहां पे ध्यान दो। 3 लेयर्स होती हैं मसल्स की। सबसे अंदर वाली को क्या बोलेंगे? जो कि आगे प्लूरल कैविटी के साथ जुड़ी होगी, उसको बोलेंगे हम इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल मसल्स। उसके बाद एक और लेयर होती है जो कि उसके बीच होती है, मतलब सबसे बाहर वाली और सबसे अंदर वाली के दरमियान एक हमारे पास लेयर होती है, उसको बोलते हैं इंटरनल। उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक हो गया? और एक सबसे बाहर, ये जो स्किन के साथ चिपकी होगी, मतलब ये सीने के ये बाहर स्किन है ना, स्किन के साथ ही जो गोश्त है, ये सबसे आउटर मोस्ट हमारे पास लेयर होती है इंटरकॉस्टल मसल्स की, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। सही हो गया? अब ये जो 2 हैं, ये तो बुक में मेंशन है, ये वाली भी मेंशन है और ये वाली भी मेंशन है, अंदर वाली मेंशन नहीं है। तो सिर्फ बताने का मकसद ये था कि यहाँ पे ये ना समझ लो कि 2 ही लेयर्स हैं, अंदर और बाहर, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल। बल्कि इंटरनल के आगे भी अंदर की तरफ एक और लेयर होती है, जिसको हम इनर मोस्ट इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स बोलते हैं। इन सबको तो वैसे इंटरकॉस्टल मसल्स बोलते हैं। इन्हीं मसल्स में क्या है कि 3 लेयर्स हैं, एक सबसे अंदर वाली, उसके बाद फिर दरमियान वाली जिसको हम इंटरनल इंटरकॉस्टल बोलेंगे, और उसके बाद क्या है? सबसे बाहर वाली जिसको हम एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल बोलेंगे। अब याद रखना, ये जो एक्सटर्नल इंटरनल जितने भी ये मसल्स है ना, ये डायगोनली रन कर रहे होंगे। क्या रन कर रहे होंगे? डायगोनली। चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, उसके जो मसल फाइबर्स हैं, क्या है? मसल फाइबर्स। बिलफर्ज अगर मैं इंटरनल वाली पहले ड्रा करता हूं, तो इंटरनल वाली ये हमारे पास डायगोनली रन कर रहे होंगे, मतलब ऐसे, ये डायगोनल होता है ना, तो ये एक ऐसे इस तरफ रन कर रही होगी, दूसरा यहां से ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे रन करती है। एक फाइबर उधर जा रहा होता है, एक फाइबर इधर आ रहा होता है। अब ये सपोर्ट और मूवमेंट वाले चैप्टर में हम देखेंगे कि असल में जो इसकी मूवमेंट है वो कैसे हो रही होती है, लेकिन ये ऐसे आ रहे होते हैं। एक की डायरेक्शन उधर ऑपोजिट, दूसरे की एक दूसरे की क्या होगी? ऑपोजिट होगी। तो ये ऐसे हमारे पास क्या है? डायगोनली रन करते हैं। डायगोनली क्या करते हैं? रन करते हैं। इसी तरीके से जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो भी डायगोनली क्या कर रहे होंगे? रन कर रहे होंगे, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये मसल फाइबर्स हैं, ठीक है, वो भी क्या है? डायगोनली रन कर रहे होंगे, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये तो हो गया हमारे पास इंटरकॉस्टल मसल्स।
ठीक है। अब मसल जो है याद रखना, मसल पेयर में काम करते हैं, ठीक है। अगर एक पेयर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा रिलैक्स करता है, ठीक है। तो यही सीन यहां पर भी होगा कि अगर इंटरकॉस्टल इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक्सटर्नल रिलैक्स कर रहे होंगे, अगर एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इंटरनल जो है वो रिलैक्स कर रहे हैं। मतलब क्या, ये कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ जाना, ये रिलैक्सेशन, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्शन, ये रिलैक्सेशन। जैसे हमारे पास यहां पर भी पेयर्स है ना, ये वाले मसल्स बाइसेप्स मसल्स होते हैं, ये वाले कौन से होते हैं, ट्राइसेप मसल्स होते हैं। जब बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा हाथ ऊपर उठता है। इसी दौरान हमारे पास जो ट्राइसेप्स मसल्स हैं वो क्या कर रहे होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं। वो क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन परफॉर्म होता है और हमारा हाथ ऊपर उठ जाता है। उसके बाद जब हम हाथ सीधा करते हैं तो क्या है, ट्राइसेप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और बाइसेप्स क्या है, वो रिलैक्स कर रहे हैं। तो बताने का मकसद क्या है कि मसल जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो पेयर की फॉर्म में करते हैं। यहां पर पेयर क्या है, इंटरनल इंटरकोस्टल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। अगर एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो इंटरनल रिलैक्स करेगा, अगर एक्सटर्नल रिलैक्स कर रहा है तो इंटरनल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह ये पेयर की फॉर्म में आ जाता है। ये किसकी फॉर्म में आ जाएंगे, पेयर की फॉर्म में। तो ये तो हो गया हमारे पास इंटरकॉस्टल मसल्स। अब ये कैसे काम करते हैं इसको अभी हम नहीं देख रहे, हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि इंटरकॉस्टल मसल्स हैं क्या, कहां होते हैं, थोड़ी बहुत उनकी कंपोजिशन क्या है, उस चीज के बारे में, उसका थोड़ा स्ट्रक्चर है, उस चीज के बारे में देख लिया। फिर हमारे पास ये नाम बहुत ज्यादा यूज होंगे, इंटरनल इंटरकॉस्टल और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, तो ये चीज देख ली। अगली बात है हमारे पास डायाफ्राम। क्या है हमारे पास, डायाफ्राम। तो डायाफ्राम भी एक हमारे पास क्या है, मसल ही है, एक स्केलेटल मसल है। डायाफ्राम हमारे पास बेसिकली क्या है, एक स्केलेटल मसल है। यहां लिख लेता हूं, ये क्या है हमारे पास, एक स्केलेटल मसल है। एक स्केलेटल मसल की एक लेयर होती है, जैसे हमारे पास बिल फर्ज ये थोरेसिक कैविटी है ना, ये मैं एक इंसान भी यहां पे ऐसे बना लेता हूं, ठीक है। ये हमारे अंदर ऐसे ये सीन है और ये नीचे तक आता है, ठीक है। तो अब यहां पे हमें तो लगा, अब ये सीना है, नीचे पेट है, क्या है, ऊपर सीना है जिसके अंदर ये रिब केज पड़ा हुआ है और नीचे पेट है। ये अलग से कैविटी है जिसको थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। ये पेट वाली कैविटी अलग से कैविटी है जिसको हम एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। और इंटरनली मतलब इंसान के अंदर की अगर हम बात करें तो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के दरमियान मसल्स की एक लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोल रहे होते हैं उसको, उसको हम बोलते हैं डायाफ्राम। क्या बोलते हैं उसको, डायाफ्राम। तो डायाफ्राम क्या है, स्केलेटल मसल्स की एक लेयर है, एक झिल्ली है, एक मेम्ब्रेन है जो कि थोरेसिक कैविटी को क्या करती है, अलग करती है एब्डोमिनल कैविटी से। ये हमारे अंदर एक लेयर है, ठीक हो गया, जो थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करती है। अब इस चीज को थोड़ा सा समझो, हमारे पास डायाफ्राम जो है आगे काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जब ये नॉर्मल स्टेज में होता है, किस स्टेज में होता है, मतलब हम नॉर्मल हैं, ठीक है। तो जब ये नॉर्मल स्टेज में होता है तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, गुंबद सा बना होता है। क्या बना होता है, जैसे मस्जिदों के ऊपर गुंबद बना हुआ होता है, मज़ारों के ऊपर गुंबद बना होता है, इस तरह गुंबद की फॉर्म में होता है, ठीक है। उसको काफी बड़ा गुंबद फॉर्म में होता है, उसको बोलते हैं डूम। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, डूम लाइक स्ट्रक्चर, गुंबद की तरह का एक स्ट्रक्चर। तो ये डूम लाइक हो गया, ठीक है। ये नॉर्मल स्टेज में है, क्या है, नॉर्मल स्टेज में। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब ये डायाफ्राम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, याद रखना, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये जो शेप है, मतलब ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये सीधा हो जाएगा, ये जो गुंबद है, ये जो मोड़ सा है, ये थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब ये थोड़ा इस शेप में आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, लेस डूम लाइक, लेस डूम लाइक। समझ आई कि जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसकी जो शक्ल है वो थोड़ी सी सीधी हो जाएगी, ये जो गुंबद है वो तकरीबन खत्म हो जाएगा। ये ऐसे कि मतलब नॉर्मल में ये ऐसे, नॉर्मल में ये गुंबद जैसे में ये मेरे हाथ है, ठीक है, और ये बीच में गुंबद सा बना हुआ है। लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये क्या हो जाते हैं, लेस डूम लाइक्स हो जाते हैं या फ्लैटन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फ्लैटन, चपटे हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है डायाफ्राम तो ये सीधा हो जाता है, जब ये रिलैक्स करता है तो ये दोबारा से
डूम लाइक स्ट्रक्चर में चला जाता है। किस लाइक से? गुंबद बन जाता है। रिलैक्सेशन के दौरान ये गुंबद बन रहा है और जब ये कॉन्ट्रैक्शन करता है तो ये फ्लैटन हो जाता है, ये लेस डूम लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है अब ये रिब केज के अंदर है, ठीक है। तो ये डायाफ्राम क्या है? वो ऊपर उसके लंग्स है, नीचे एब्डोमिनल कैविटी है, उसके बीच मसल्स की एक लेयर है। जब ये नॉर्मल पोजीशन में, ये रिलैक्स पोजीशन में होता है तो ये मोर डूम लाइक गुंबद की तरह का होता है, लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये सीधा हो जाता है। ये क्या हो जाता है? सीधा, ठीक है। ये सही बोल रहा हूं। ये क्या है हमारे पास? है नॉर्मल स्टेज में गुंबद स्टेज, मतलब रिलैक्स स्टेज में ये क्या होगा? रिलैक्सेशन के दौरान ये मोर डूम लाइक होता है और कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या होगा हमारे पास? ये लेस डूम लाइक होता है। ये दो बातें समझ आ गई, ठीक है। इंटरकोस्टल मसल्स क्या होते हैं और डायाफ्राम क्या होता है, और उनकी थोड़ी सी बातें क्या कि जब ये नॉर्मल स्टेज में हो तो कैसे होता है और जब ये कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में हो तो डायाफ्राम कैसे होता है। ये दो बातें समझ आ गई तो आगे फिर एक्सहेलेशन और इनहेलेशन जो है वो मुश्किल नहीं है। वो क्या है हमारे पास? मुश्किल नहीं है।